जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं राजू तेजस्विनी, बिहार शरीफ नालंदा से। और आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा के पाठ्यक्रम को समझेंगे। पाठ्यक्रम बोले तो सिलेबस, इंग्लिश में सिलेबस कहा जाता है, हिंदी में पाठ्यक्रम। तो बिहार दरोगा के पाठ्यक्रम को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे और सिलेबस जानने से पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। आखिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने चरण में एग्जाम लिए जाते हैं और इसका मतलब अंतिम परिणाम क्या होता है, किस प्रकार से एग्जाम लिए जाते हैं और अंतिम किस प्रकार से इसका मेरिट में नाम आता है और किस प्रकार से हमारे घर में ज्वाइनिंग लेटर आता है। और साथ ही साथ इसके एग्जाम सिलेबस को, इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस को काफी गहराई से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एनालाइज करेंगे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, है ना, 2023 में, 2020 से लेकर के, हालांकि 2020 में तो लॉकडाउन था, 22, 23, 24, तो पिछले 5 वर्षों का क्वेश्चन को उठाकर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस में हिस्ट्री है ना, इतिहास है, तो इतिहास में जैसे तीन अलग अलग भागों में बांटा गया, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, तो किस चैप्टर से, मतलब चैप्टर वाइज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन उसको एनालाइज करेंगे, आखिर ये क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी डीप हम एनालाइज करने वाले। और साथ ही साथ हम लोग एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, एक रणनीति को फॉलो करेंगे। आखिर हमें, हमारा रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम बिहार दरोगा को टारगेट करेंगे, तो हमारा रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें बिहार दरोगा की तैयारी करनी चाहिए। एक संपूर्ण, मतलब एक समझ लीजिए एक प्रकार से संपूर्ण बिहार दरोगा का इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, जिसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे कि किस प्रकार से हमारा रणनीति होना चाहिए, कैसे हम, है ना, संपूर्ण बिहार दरोगा हम लोग तैयारी कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिहार दरोगा का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ एग्जाम पैटर्न। मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम पैटर्न। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर करना, हालांकि मैं यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाला। देखो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो ये 3 अलग अलग चरण में एग्जाम लिए जाते हैं, एक प्रीलिम्स एंड मेंस एंड लास्ट में फिजिकल। अब देखो, पहले बात कर लेते प्रीलिम्स की, फिर मेंस की, फिर फिजिकल की बात करेंगे। अब देखो, ये एग्जाम पैटर्न से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग अब देखो, एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले आपको बेसिक क्वालिफिकेशन बता देता हूं। आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप बिहार दरोगा की तैयारी प्लीज अब मत करिए। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वालिफिकेशन को जान लेते हैं। अगर बेसिक क्वालिफिकेशन आप जान लोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, तभी आप बिहार दरोगा की तैयारी करना और एग्जाम फॉर्म को भरना, अन्यथा बिहार दरोगा की तैयारी करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। देखो, ये क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसको समझने की कोशिश करना पहले। देखो, मैंने इस पेज में सारी जानकारी मैंने लिख लिया, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है कि आप पहले ये समझ लेते हैं आपका एज कितना होना चाहिए। तो मेल के लिए समझ लीजिए, मेल के लिए मिनिमम 20 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 37 होने चाहिए, मैक्सिमम 37। ये किस कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी मेल के लिए एज, मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 37 होना चाहिए, 37 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ओबीसी एंड ईबीसी। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, और अदर बैकवर्ड क्लास, है ना, अन्य पिछड़े वर्ग। तो ओबीसी एंड ईबीसी के लिए रहने वाला है मिनिमम 20 ही रहने वाला। इसमें 3 साल आपको इसमें हो जाएगा, सॉरी, इसमें हो जाएगा 40। और ये देखो, ये हो गया इधर, ये हो गया फीमेल के लिए, फीमेल जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए हो जाएगा 20 से लेकर के इसमें मिल जाएगा आपको 40। तो फीमेल के लिए हो जाएगा 20 से 40, ये जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए मेल का हो जाएगा 20 से 37 साल और फीमेल के लिए हो जाएगा 20 से 40 साल, है ना, 20 से 40 ईयर्स, 20 से 40 साल। और ओबीसी ईबीसी के लिए 20 से 40, ये मेल के लिए रहने वाला है, ये मेल के, एम से मेल। और फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, देखो फीमेल
एफ से फीमेल समझ आना। तो मिनिमम हमारा 20 रहने वाला है और मैक्सिमम 40। तो देखो इसमें मेल और फीमेल दोनों सेम है। और इसके बाद समझ लेते हैं SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये हो जाएगा हमारा 20 से 42, ये हो जाएगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए इधर देख लेते हैं, फीमेल के लिए इसमें भी हो जाएगा, फीमेल के लिए भी 20 से 42। अब देखो इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। जनरल कैटेगरी, इधर देखो मैंने मेल लिख दिया, इधर समझ लेना मेल, एम से मेल, और इधर टोटल फीमेल के लिए। तो जनरल कैटेगरी में है जो मेल है उनका एज 20 से 37 तक काउंट किया जाएगा। जिनका उम्र 20 साल से 37 साल है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी ईबीसी के लिए जो मेल कैटेगरी है उनका उम्र रखा गया है 20 से 40 साल। जो 20 से 40 साल है वो इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी और ईबीसी के लिए। SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 20 से 42 साल, मिनिमम तो 20 ही रहने वाला और मैक्सिमम 42 साल रहने वाला। ये मेल कैटेगरी के लिए था। अब देखते हैं फीमेल के लिए देखते हैं। तो फीमेल जो जनरल कैटेगरी में माफ करना, जो फीमेल कैटेगरी है तो उनका मिनिमम जो फीमेल कैटेगरी है उनका मिनिमम एज 20 से मिनिमम 20 रखा गया, मैक्सिमम 40 रखा गया, 40 रखा गया। लेकिन जो ओबीसी और ईबीसी है उनका भी 20 और 40। तो कहने का मतलब जो फीमेल है तो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए सेम रखा गया है। लेकिन जब बात करते हैं SC ST की बात करते हैं तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42, ये एज की बात हो गया। और देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन का 3rd ईयर में हो या अपेयरिंग में हो या अभी एग्जाम देने वाला, ऐसा नहीं। ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो या फिर आपने एलएलबी किया हो या फिर तो आप बीबीए किया हो आपने या फिर तो बीसीए। मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया किसी भी ब्रांच में, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है तो आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएशन। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल, थोड़ा सा फिजिकल की बात कर लेते हैं। अगर आपका ये इतना फिजिकल है तो आप इस एग्जाम को फॉर्म भर सकते हो। फिजिकल क्या है देखो, मेल के लिए, तो मेल के लिए क्या होना चाहिए आपको, ये हो गया जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल एंड ओबीसी। अब जीएन से समझ आना, जनरल एंड ओबीसी के लिए रखा गया है कितना, 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, देखो मेल के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए हाइट कितना रखा गया, 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर रखा गया। और फीमेल के लिए रखा गया है 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर हाइट है ना। ऑल कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी। अब देखो अब रह गया ओबीसी एंड SC ST, अब रह गया EBC एंड SC ST। तो इसके लिए भैया 160 सेंटीमीटर हाइट, ये हो गया मेल कैटेगरी के लिए। देखो समझने की कोशिश करना, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है देखो, जो मेल है, मेल दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक जनरल ओबीसी के लिए जो डिमांड कर रहा है 165 सेंटीमीटर, और जो ईबीसी है मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, ईबीसी है, तो उन मेल के लिए रखा गया 160 सेंटीमीटर। और जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, वो 160 सेंटीमीटर रखा गया, 160 सेंटीमीटर रखा गया। लेकिन सभी फीमेल्स के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, SC हो, ST हो, EBC, ऑल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया हाइट। तो हाइट कितना रखा गया, 155, सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया। लेकिन जब बात करते हैं मेल की बात करते हैं, मतलब पुरुष की बात करते हैं, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, क्योंकि यहाँ फिजिकल जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है, हाइट का जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है जनरल ओबीसी के लिए सेम रखा गया। लेकिन जो SC ST का है वो 160 सेंटीमीटर मांगा गया। ये हो गया इसका बेसिक क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तभी आप बिहार दरोगा एग्जाम की तैयारी करना। अब समझो, अब किसी भी कैटेगरी से अगर हाइट आपका अगर इतना नहीं है तो क्या फायदा, अगर आपका हाइट ही नहीं है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर ये इतना क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है, ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो कोई मतलब नहीं रह जाता बिहार दरोगा की तैयारी करना। तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पास है, ये फिजिकल आपके पास है ना, फिजिकल आपके पास इतना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, BA BSc BCom LLB BA या BSc, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी ऑनर्स
इयर्स में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप इस एग्जाम को फॉर्म भर सकते हो। और आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 37 होना चाहिए यदि आप मेल हो और जनरल कैटेगरी में। यदि आप ओबीसी और ईबीसी हो तो मैक्सिमम उम्र आपका 40 वर्ष होना चाहिए। एससी एसटी हो तो मैक्सिमम उम्र आपका 42 होना चाहिए, मिनिमम तो 20 ही रहेगा। जब बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 20 से 40 रखा गया जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए भी सेम रखा गया 20 और 40 रखा गया, 20 से 40 साल रखा गया, मैक्सिमम 40 साल। लेकिन जब बात करते हैं एससी और एसटी के लिए तो उसमें 2 साल बढ़ जाता है, 20 से 42 साल हो जाता है। ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर इतना आपके पास फुलफिल कर पा रहे हो, आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है, ये रिक्वायरमेंट आपके पास, मतलब ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है आपसे मांगा जा रहा है कि बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर ये बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप बिहार दरोगा की तैयारी कर सकते हो। कि देखो मैंने आगे सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो बिहार दरोगा की तैयारी आप कर सकते हो। और आगे तो आपको सिलेबस बताने से पहले मैंने आपको ये बेसिक जो जानकारी है, बेसिक जो क्वालिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, अगर आपके पास ये फिजिकल इतना है आपके पास, है ना, फिजिकल है आपके पास, अगर उम्र आपके पास इतना है, बचा हुआ है 20 से 40 के अंतर्गत आते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ ही साथ आप ग्रेजुएट हो तो आप इस एग्जाम को फुलफिल कर सकते हो, एग्जाम को अपना दे सकते हो। अब देखो, अब इसके बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम 3 अलग अलग चरणों में लिया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल। फिजिकल में आपको बाद में बताऊंगा, मेंस में बाद में बताऊंगा, पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, 3 अलग अलग चरणों में लिया जाता है। अब बात कर ले सिलेबस की बात करते हैं। तो देखो प्रीलिम्स की पहले बात करते हैं, बिहार दरोगा प्रीलिम्स। बिहार दरोगा प्रीलिम्स को बोला जाता है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। पीटी कह लो, पीटी या प्रीलिम्स, बात देखिए शॉर्ट में पीटी बोला जाता है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस को हम देखते हैं कि कहां से सिलेबस पूछा जाता है। जो प्रीवियस ईयर है ना, उसी के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, मतलब कितना वेटेज रहने वाला है। तो समझने की कोशिश करना। पहले हम लेते हैं इतिहास, हिस्ट्री। अब आपको पता है हिस्ट्री को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, एशियन, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो देखो समझने की कोशिश करना। पहले एशियन की बात करते हैं, समझ आना, एन से एशियन, HIST, हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री। तो एशियन हिस्ट्री से पूछा जाता है क्वेश्चन, लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो हिस्ट्री से लगभग टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एशियन हिस्ट्री से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेडाइवल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं 4 क्वेश्चन, लगभग मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं। और मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं लगभग 4 8, और ये हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से हो जाएगा 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कह लो या 8 क्वेश्चन रख लो, 8 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन। तो टोटल कितना होगा? 4 4 8 8 8 16। तो इस प्रकार से हिस्ट्री का वेटेज रहने वाला है। कभी कभी ये 16 की जगह 14 भी हो सकते हैं, है ना, 14 हो सकते हैं। 2 चला जाएगा बिहार स्पेशल में, सॉरी बिहार स्पेशल नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में चला जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। यदि वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं रहने वाला। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रहने वाले? 2। यदि वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर एक क्वेश्चन, देखो अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हिस्ट्री का 14 क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन इधर आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से तो इधर हो जाएगा 15, है ना, 15 हिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो ये इस प्रकार से इतिहास का वेटेज रहने वाला है। उसके बाद देखते हैं इतिहास में, आपको ये अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। अगर मैं बताता हूँ, ये हिस्ट्री हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, जियोग्राफी। तो ज्योग्राफी को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। अब भैया इसमें भी 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना वेटेज रहने वाला है? तो वही वर्ल्ड ज्योग्राफी, इससे रहने वाले हैं 11 और इससे रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे और इंडियन ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हो गए 11 5 16। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी का वेटेज रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटी का, देखते हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था, पॉलिटी। तो देखो ये जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको ये चैप्टर में बाद में बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये समझ लीजिए ना कितने सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में इसमें लगभग 7 से 10, मिनिमम 6 7 तो रहते ही हैं, 7 से 10, कभी मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा नहीं रहने वाले। तो 7 से 10 क्वेश्चन रहते हैं इकोनॉमिक्स में। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। भाई करंट अफेयर और स्टैटिक की बात कर लेते हैं। देखो सीए से समझ जाना, करंट अफेयर, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं, करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर और स्टैटिक। तो ये होने वाले हैं स्टैटिक 20 से 25। देखो जनरली देखा जाए तो करंट अफेयर से अगर 20 क्वेश्चन के लगभग 20 क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन जब स्टैटिक जब ऐड कर दिया जाता है तो वही 25 हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं साइंस। अब देखो साइंस बोलने से कि आप बच्चे नहीं हो, साइंस बोलने से मतलब ये हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इसमें तीनों साइंस आ जाता है।
साइंस कहने का मतलब पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इससे टोटल 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्या रहेगा, मैथ रहेगा। मैथ मैं इधर लिख देता हूं। देखो मैथ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मैथ एंड रीजनिंग दोनों मिला करके, रीजनिंग समझ जाना, मैथ एंड रीजनिंग से रहने वाले हैं कितना, 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 6 से 7 रहने वाले, ज्यादा नहीं, तो लगभग 6 क्वेश्चन। और कुछ छूट गया क्या? लगभग हो ही गया। देखो समझने की कोशिश करना। पहले मैंने आपको बताया था, हाँ जी देखो मैंने बताया था, पहले कलर चेंज कर लेता हूं मैं आपको, रेड, हाँ रेड लेता। तो देखो इतिहास में 14 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि अगर 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आया होगा। यदि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर 1-2 क्वेश्चन पूछा गया तो 14 क्वेश्चन इतिहास से पूछा जाएगा। लेकिन यदि 16 क्वेश्चन पूछा गया इतिहास से तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ना आने की संभावना, मतलब ना के बराबर आने की संभावना है। तो इतिहास को 3 अलग अलग भाग समझ गए ना। तो 14 क्वेश्चन अगर इतिहास से पूछा जाएगा तो 2 वर्ल्ड हिस्ट्री से आ जाएगा और विश्व इतिहास से आ जाएगा। लेकिन अगर 16 क्वेश्चन आ गए तो विश्व इतिहास से आने की संभावना ना के बराबर है। तो इतिहास का 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से 4 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 4 क्वेश्चन और आधुनिक इतिहास से 8 क्वेश्चन। तो हो गए 4 4 8 8 16, है ना, 16 हो गए। अब ये समझते हैं कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन। तो अभी 4 क्वेश्चन को पढ़ना, मतलब कवर करने के लिए आप लगभग इसको, इस सिलेबस कंप्लीट करोगे तो लगभग 2 महीना लग ही जाएगा, 1.5 से 2 महीना लग ही जाएगा। चलो 1.5 महीना मान लेते हैं, 1.5 महीना। तो अगर इस प्राचीन इतिहास को अगर 1.5 से 2 महीने में कवर करते हो तो मात्र 4 नंबर ही आ सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मुख्य चैप्टर बता देता हूँ जो कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर आराम से इजीली आ सकते, 2 से 3 आराम से आप ले आ सकते हो नंबर। वो चैप्टर क्या, देखो मौर्य वंश आप पढ़ लेना, अशोक साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेना, गुप्त, देखो तो 2 से 3 क्वेश्चन आने के लिए मौर्य वंश को पढ़ लेना। हाँ मौर्य वंश में अशोक साम्राज्य को पढ़ लेना, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लेना, उसके बाद गुप्त काल को पढ़ लेना, है ना, गुप्त वंश को पढ़ लेना, उसमें समुद्रगुप्त को पढ़ लेना, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लेना। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। धर्म 3, जैन धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ये तीनों धर्म को पढ़ लेना। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, मौर्य वंश, आप मौर्य वंश को पढ़ लेना। तो अभी मैंने आपको बताया मौर्य वंश, तो मौर्य वंश को पढ़ लेना, अशोक साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेना, उसके बाद गुप्त काल को पढ़ लेना, गुप्त काल में समुद्रगुप्त को पढ़ लेना, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लेना, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आप इतने चैप्टर पढ़ लेते हो तो लगभग कितने हुए, मौर्य वंश हो गया, गुप्त काल हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, लगभग 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन में 10 से 12 दिन लगेंगे, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं लगने वाले। तो 10 से 12 दिन अगर इसको पढ़ाई करते हो, मतलब इतने चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो 2 से 3 नंबर आराम से आप ले आओगे। तो ये बात होगी एसिड हिस्ट्री की बात। अब 1 नंबर के लिए आप पता पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ोगे नहीं ना। तो उसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। देखो मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करते हैं, मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 4 क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या, आप 4 क्वेश्चन के लिए पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे, 1.5 से 2 महीने बर्बाद करोगे जी नहीं। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बता देता हूं, जिसमें से 2 से 3, इसमें भी 2 से 3 नंबर आराम से ले आओगे। तो देखो मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो आप उसमें सल्तनत काल पढ़ लेना, दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ लेना, जिसमें गुलाम वंश से लेकर 5 वंश आता है, जीके टीएस है, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो ये 5 वंश आते, तो 5 वंश आप आराम से पढ़ लेना। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना, मुगल काल के बारे में पढ़ लेना, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। तो आप मुगल काल के बारे में पढ़ लेना। जैसे दक्षिणी भारत, उसके बाद जैसे दक्षिणी भारत में आओगे तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ लेना, बहमनी राज साम्राज्य पढ़ लेना, और उसके बाद मराठा साम्राज्य नहीं, हाँ मराठा साम्राज्य में पढ़ लेना। ये 3 चैप्टर में बता रहा हूँ आपको। दिल्ली सल्तनत काल और मुगल वंश, तो मुगल काल को पढ़ लेना, मुगल पीरियड को पढ़ लेना उत्तर भारत पे। जैसे दक्षिण भारत में आओगे तो 3 चैप्टर पढ़ लेना, विजयनगर साम्राज्य पढ़ लेना, बहमनी राज पढ़ लेना और मराठा साम्राज्य पढ़ लेना। तो ये 6 चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। तो ये 6 चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ 2 से 3 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री कहां से शुरुआत होता है, यूरोपियन का आगमन। तो यूरोपियन का आगमन देख लेना, ब्रिटिश काल देख लेना, किस प्रकार से ब्रिटिश भारत में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और किस प्रकार से अपना साम्राज्य फैलाती है, वो देख लेना। यूरोपियन का आगमन देख लेना, ब्रिटिश काल देख लेना। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख लेना, है ना, 1885 से लेकर के 1947 तक। उसके पहले देख लेना जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति से लेकर के 1885 तक देख लेना। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो स्थापना किया जाता है, जिसको मतलब जहां से स्टार्ट होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो 1885 से लेकर के 1947 तक आपका इतिहास पढ़ लेना। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री लगभग आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और 2 नंबर 102 नंबर वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान दोगे। मैक्सिमम 2 नंबर के पूछा जाता है, ज्यादातर लगभग एक क्वेश्चन अगर आ गए तो आगे, ना के आने की संभावना है, जल्दी आते नहीं है। तो ज्योग्राफी देख लेते हैं सेकंड नंबर पे। तो इसमें भी 16 क्वेश्चन रहता है ज्योग्राफी में भी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन। इसमें अगर आप मैप कवर कर लेते हो,
और इसमें अगर मैप कवर कर लेते हो, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ 5 से 6 नंबर आपको यहीं से मतलब क्वेश्चन लड़ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी रहते हैं, कभी 9 क्वेश्चन, लगभग मैंने कभी कभी 12 से 13 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है पॉलिटी में, लेकिन मैंने एवरेज बताया 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 10 क्वेश्चन आने की संभावना। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, देखो भाग 5 और भाग 6, यदि अब अगर आपने अगर बढ़िया से अगर भाग 5 नहीं पढ़ा, भाग 6 अगर आपने नहीं पढ़ा, तो मतलब कि पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो भाग 5 और भाग 6, इसके अलावा पढ़ लेना मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेना, 1 नंबर का संभावना है कि वही नागरिकता से आने की संभावना है। उसके बाद संशोधन पढ़ लेना, और इसके बाद क्या अभी जो अमेंडमेंट किया गया, क्या मतलब जो हाल ही में क्या संशोधन किया गया, अब वो पढ़ लेने, एक बार देख लेना करंट अफेयर के तौर पे। तो ये पॉलिटी का हो गया। इकोनॉमिक्स देखते हैं 7 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। करंट अफेयर और स्टैटिक का पार्ट देखते हैं तो 20 से 25, तो स्टैटिक मिलाकर के 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। साइंस की अगर बात करते हैं तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात करते हैं तो 20 नंबर के आने की संभावना है। तो और इसमें अगर देखो बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स से कितने आते हैं, तो इसमें आते हैं 6 6 12 12 20, तो फिजिक्स से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो 6 6 12 और 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से आने की संभावना है। मैं संभावना की बात करूं, ऐसा नहीं कि 20 के 20 क्वेश्चन साइंस से ही नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 14 क्वेश्चन आते हैं, कभी 16 क्वेश्चन आते हैं, तो एवरेज कभी कभी 20 21 भी हो जाते हैं, तो एवरेज मैंने बता दिया 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। मैथ रीजनिंग से भैया तो मतलब मान लो कि 6 से 7 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आने वाले। मैथ से अगर रख लो 5 क्वेश्चन या और 1 2 क्वेश्चन रख लो रीजनिंग से, अगर 4 क्वेश्चन मैथ से तो 2 रीजनिंग से, अगर 5 क्वेश्चन मैथ से तो 1 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, तो 6 क्वेश्चन रहने वाले मैथ, तो मैथ और रीजनिंग से रहने वाले। तो टोटल कितने हो गए नंबर हो गए, देख लो यहाँ जोड़ लो। तो 16 इतिहास के हो गए, 16 ज्योग्राफी के हो गए, तो 16 16 32 हो गए, और 32 10 पॉलिटी का, और 7 रख लो इकोनॉमिक्स का, और 25 रख लो करंट अफेयर का, स्टैटिक का, और साइंस का रख लो 20 नंबर, और 6 रख लो मैथ एंड रीजनिंग का। कितने हो गए, 26 और 25 51 51 7 58 58 10 68 68 2 70 70 30 70 30 100 100 हो गया ना। देखो फिर से 26 25 51 51 7 58 58 58 10 68 68 और 2 70 70 30 100 100 क्वेश्चन। 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर का प्रीलिम्स क्वेश्चन रहता है, और हर एक क्वेश्चन मतलब कि 100 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है ना, 1 नंबर मिलता है। तो 1 by 1 रहने वाला है, 1 by 1 एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले, और कितना समय मिलेगा, तो 2 घंटा समय मिलेगा। 2 घंटा समय मिलेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले, और एक सही करने पर 1 अंक मिलेंगे। और इसका निगेटिव, हाँ निगेटिव भी मार्क्स होता है, लेकिन बहुत कम रहता है, 0.10 रहता है। हाँ पॉइंट 0.20 रहता है, 0.0 मतलब कि आप 5 गलती करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स का सिलेबस रहने वाला। अब देखो, अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में कुछ खास है नहीं, बस अंतर इतना है कि जो करंट अफेयर का जो था, करंट अफेयर ये घट करके 6 हो जाएगा, और जो मैथ रीजनिंग है ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो जो प्रीलिम्स में था, इधर मैं लिखता हूँ प्रीलिम्स, पीटीएमएस प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर 20 से 25 करंट अफेयर, और स्टैटिक मैं एक बार कलर चेंज कर लूं। हाँ देखो करंट अफेयर और जो स्टैटिक का जो पार्ट था वो 20 से 25 क्वेश्चन था, 20 से 25 क्वेश्चन। और जो मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में कितने क्वेश्चन आ रहे थे, 6, मैथ और रीजनिंग। तो अगर मैं हम प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें करंट अफेयर स्टैटिक का कितना हिस्सा था, तो 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे थे। करंट अफेयर में 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ रीजनिंग में मात्र 6 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन जब बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर में ओनली 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं मैथ और रीजनिंग में देखते हैं, दोनों मिलाकर के मैथ और रीजनिंग देखते हैं तो 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीलिम्स का तो खैर मेरिट में तो नंबर नहीं जुड़ते है ना, प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग नहीं कहना मतलब कि एक प्रकार से छटैया होता है ना, छाटा जाता है कितने इसमें एग्जाम में कितने लोग कैंडिडेट इसमें बैठ रहे हैं, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां से छाटा जाता है। और कितना छाटा जाता है, फॉर एग्जाम्पल जितना भी वैकेंसी निकला उसका 20 गुना 20x 20 गुना प्रीलिम्स में छाटा जाता है, उतने लोग को छाट करके मेंस में पहुंचा जाता है। और जब मेंस में पहुंचते हैं तो इसमें कितना छाटा जाता है, 6 गुना। तो 6 गुना। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करता है, जैसे कि 1800 की वैकेंसी आने की संभावना 2025 में, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं अगर 2000 वैकेंसी निकली है तो 2000, तो प्रीलिम्स में बैठने वाले अगर 7 लाख लोग हैं तो 7 लाख लगभग में, इसके पहले 6 से 7 लाख के लगभग में 6.5 लाख के लगभग यहाँ पर इस कैंडिडेट, तो 6.5 लाख के लगभग में कैंडिडेट यहाँ पर बैठे थे, 6.5 लाख स्टूडेंट प्रीलिम्स में बैठे थे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि अगर 7 लाख
7 लाख स्टूडेंट, 700K मीन 7 लाख। तो 7 लाख स्टूडेंट अगर प्रीलिम्स में बैठते हैं, है ना, एग्जाम देते हैं, तो उसमें से प्रीलिम्स कितने लोगों को क्वालिफाई करेगा? तो जितना वैकेंसी निकला उसका 20 गुना। तो वैकेंसी कितना? 20,000, सॉरी 2,000। तो वैकेंसी 2,000 है, तो उसका 20 गुना, तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 40,000। तो 40,000 लोगों का यहाँ सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा 40,000 लोगों का। अगर यही अगर 1800 वैकेंसी है तो 1800 गुने 20 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 36,000। 36,000, तो 36,000 को क्वालिफाइंग किया जाएगा। तो मैं तो एग्जांपल के लिए मैंने 2,000 मान लिया कि 2,000 अगर वैकेंसी है, 2,000 अगर सीटों पर अगर बहाली की जा रहा है, तो इसका 20 गुना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जाएगा। तो अगर 2,000 वैकेंसी है, 2,000 सीटों पर अगर बहाली करना है सरकार को, तो उसका 20 गुना रिजल्ट देगा पीटी में। तो 20 गुना रिजल्ट होगा पीटी में, मतलब 40,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। अब जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, मतलब ये एग्जाम पास करेंगे, 20 गुना 40,000, तो 20 गुना तो वैकेंसी का 20 गुना यहाँ पर लिया जाता है। तो वैकेंसी 2,000 है, तो 20 गुना लिया जाएगा, तो 20 गुना हो जाएगा 40,000। तो 40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे पीटी को, और यही 40,000 बैठेंगे मेंस में। और जो मेंस में जो बैठेंगे बच्चे 40,000 बैठेंगे, तो यहाँ कितना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा? तो यहाँ 2,000 का 6 गुना यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा। तो 2,000 वैकेंसी है, तो 2,000 का 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना 12,000। तो 12,000 को क्वालिफाई किया जाएगा कितने में से? 40,000 में। क्योंकि यहाँ से छट करके कितने आए? तो यहाँ तो बैठे थे 7 लाख स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम में बैठे थे, लेकिन जो क्वालिफाई किया गया था 40,000। तो 40,000 मेंस में आके बैठेंगे, उसी 40,000 में से केवल 12,000 क्वालिफाई करेंगे मेंस में। अब 12,000 से छटाइया क्या जाएगा? फिजिकल में छटा जाएगा, फिजिकल में। अब फिजिकल का एग्जाम होगा, अब फिजिकल का एग्जाम होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट में आएगा नाम। तो फाइनल मेरिट में कितने बच्चों का नाम आएगा, कितने स्टूडेंट का नाम आएगा? तो जितना सीट रहेगा, जितना वैकेंसी रहेगा। तो अगर सपोज अगर 1800 वैकेंसी है, तो 1800 लोगों का मेरिट में नाम आएगा। 2,000 वैकेंसी है, 2,000 तो खैर नहीं आने की संभावना है, 1800 आने की संभावना है। तो 1800 आए या 1600 आए या 1900 आए, जितना वैकेंसी रहेगा उतनी ही मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो फिजिकल में कितने बच्चे जाएंगे? तो 12,000 बच्चे फिजिकल में जाएंगे, और यहाँ से क्वालिफाई वही बच्चे करेंगे जितना वैकेंसी है, जितना मतलब कि जितना सीट पर बहाली किया जा रहा है। तो फिजिकल को मेंस में समझ में आ गया आपको। तो करंट अफेयर और मैथ का ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। प्रीलिम्स में करंट अफेयर और स्टैटिक मिला लिया जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, और मैथ रीजनिंग से ओनली 6 क्वेश्चन। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है मेंस में। मेंस में करंट अफेयर 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और थोड़ा देख लेते हैं हिस्ट्री की अगर बात करें, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ओनली एक क्वेश्चन रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से ओनली एक क्वेश्चन रहता है। और इसमें ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी की बात किया जाए तो इसमें ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन रहता है। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना की संभावना रहता है। तो इंडियन, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात ही कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन रहने की संभावना रहता है। इंडियन ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन रहने की संभावना रहता है। और बिहार स्पेशल रख लो 3 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री हो गया, बिहार पॉलिटी हो गया। तो इस प्रकार से बिहार स्पेशल से 3 क्वेश्चन रहने की संभावना है। और साइंस वैसे ही रहने वाला, साइंस तो भाई 20 का 20 ही रहने वाला है। साइंस PCB ये 20 क्वेश्चन रहने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। इसके अलावा अगर पॉलिटी की अगर बात की जाए तो पॉलिटी में वही 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन, और मिनिमम एवरेज 10 क्वेश्चन। और ये कभी 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कभी 12 या 13 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके अलावा लगभग सेम होने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न है बस केवल ये सब सिलेबस सब सेम रहने वाला है, बस खाली यही चेंज देखने को मिलेगा आपको। किधर गया? हाँ, यही मैथ रीजनिंग। अब देखो, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम मेंस प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें और किन किन बातों को। देखो प्रीलिम्स में अब सोच रहे हो कि भाई मैथ रीजनिंग में तो 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम मेंस देखो, जिसका मैथ गया समझो कि 20 नंबर गया था, बिना मैथ का आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिहार दरोगा नहीं बन सकते। ये मत समझना कि अगर प्रीलिम्स में केवल 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ रीजनिंग से, तो मैथ रीजनिंग को इग्नोर कर देते, कोई बात नहीं, पूछे 6 क्वेश्चन क्या है। अगर 100 क्वेश्चन में अगर 6 क्वेश्चन चलेगा तो फिर 94 क्वेश्चन बचते, 94 क्वेश्चन बचते, तो 94 क्वेश्चन आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे, पास कर जाओगे। लेकिन जैसे ही मेंस में आओगे तब मैथ और रीजनिंग का अगर आप इग्नोर करने की कोशिश करोगे तो आप फाइनल, ऐसा नहीं कि 20 नंबर को अगर छाड़ दोगे और 80 में अगर आप 70-75 अगर क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हो, सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आपको मेरिट में आने की संभावना मतलब कि ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे की पूरी तरीके से मैथ रीजनिंग को छोड़ सकते, इग्नोर कर सकते हो, ऐसा नहीं करना। आपको स्टार्टिंग से ही मैथ रीजनिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसको मतलब ध्यान में रख के चलना है कि आप केवल ये मत समझना कि प्रीलिम्स में 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो, मैथ रीजनिंग मेंस की अगर बात करते हैं इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना मैथ रीजनिंग के आप मतलब क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्वालिफाई भी कर सकते हो, कर जाओगे मेंस, अगर मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फाइनल मेरिट में नाम नहीं आने वाला। तो इसलिए मैथ रीजनिंग को थोड़ा ध्यान में स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही आप मैथ रीजनिंग को ध्यान में रख करके पढ़ाई करोगे। तो ये सिलेबस हो गया। और थोड़ा मेंस की अगर बात करते हैं तो मेंस में भी दो परीक्षा देखने को मिलता है, 2 पेपर। पहला प्रीलिम्स तो आपको समझ में आ गया। तो मेंस की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर देखने को मिलते हैं। एक हिंदी, स्टार्टिंग में हिंदी रहता है, और दूसरा नंबर जीएस रहता है। तो जीएस आपका ये रहता है, यहीं से आपका मेरिट, ये आपका मेरिट में यही से आपका मेरिट बनता है ना, यही से आपका मेरिट बनता है। और हिंदी जो क्वालिफाइंग रहता है, क्वालिफाइंग रहता है, इसमें 30% लाना होता है।
ओनली 30%। इसमें केवल आपको 30% लाना होता है। अब 30% ले आते हो तो आप जीएस आपका ये सेकंड पेपर आपको एग्जाम देने को मिलेगा। अब सेकंड पेपर आपको यहीं से आपका मेरिट मतलब यहीं से आपका मेरिट बनेगा। तो हिंदी तो भाई जनरल आपको पता है कि बचपन से आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो। इंग्लिश अगर नहीं पढ़ रहे तो कोई समझ में आता है कि भाई इंग्लिश आपका कमजोर है, क्योंकि बिहार बोर्ड से आप लोग तो आप हिंदी पढ़े तो आपका हिंदी तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। हल्का सा ध्यान दे देना, हल्का सा पढ़ने वाली बात है इसमें। 30% ले आओ, आपको क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड पेपर की ओर बढ़ोगे, इसी यहीं से आपका मेरिट का यहाँ बनता है। तो यहीं से आपका सेकंड पेपर से मेरिट बनता है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। लास्ट है फिजिकल। अब देखो फिजिकल है, इधर लिख लेते हैं मेल, ये हो गया मेल और इधर हो गया फीमेल। फिजिकल की बात कर लेते हैं। अब देखो क्या रिक्वायरमेंट है देख लेते एक बार। देखो पहला नंबर तो हाई जंप कैटेगरीज वाइज। देखो फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए समझ आना। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं सबके लिए सेम है। और इधर मेल के इधर भी ऑल कैटेगरीज में तो फिजिकल सबके लिए सेम होने वाला है। ऑल मेल मतलब जितने भी कैटेगरी के मेल के लिए सब कैटेगरी के लिए सेम होने वाला है। और फीमेल में जितने भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी के लिए सेम होने वाला है। अब देखो समझने की कोशिश करना। हाई जंप कितने होने वाला है मेल के लिए? तो मेल के लिए होने वाला है कितना होने वाला है 4 फीट हाई जंप। मतलब इस प्रकार से हाई जंप 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप की अगर बात करें, लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा? लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें हो जाएगा 12 फीट और इधर हो जाएगा 9 फीट। ये 12 फीट, ये 9 फीट, ये हो गया लॉन्ग जंप। अब रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की बात करते हैं तो इसमें 1600 मीटर की रनिंग और कितना समय दिया जाता है? तो 6.5 मिनट दिया जाता है। और इधर बात करते हैं फीमेल के लिए तो 1000 मीटर की रनिंग कितने मिनट के लिए? 6 मिनट में 1000 मीटर की रनिंग 6 मिनट में। और एक गोला फेक होता है, गोला फेक तो ये कितना पाउंड का होगा? 16 पाउंड का। 16 पाउंड, पीछे समझ आना पाउंड, 16 पाउंड लिख देता हूं POUND पाउंड, 16 पाउंड। और कितना दूर फेंकना पड़ता है? 16 फीट 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ता है। और इधर अगर बात करा जाए तो इधर कितना हो जाता है? इधर 12 पाउंड का रहता है गोला। मतलब फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए 12 पाउंड। और कितना दूर फेंकना पड़ता है? ये फेंकना पड़ता है 10 फीट, ओनली 10 फीट। देखो एक बार कलर में चेंज कर लूं। देखो फिजिकल मेल के लिए सभी कैटेगरी, मतलब पुरुष के लिए सभी कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी SC ST सभी के लिए सेम है। बस लेकिन जो हाइट था ना, हाइट डिफरेंस था, वो 160 रखा गया है, 160 रखा गया था SC ST के लिए, 160 रखा गया था SC ST के लिए। और जो जनरल है ओबीसी है उसके लिए रखा गया था 165। और जो फीमेल है उसके लिए रखा गया 155 सेंटीमीटर। सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। और सभी इसमें 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। पुरुष के लिए मतलब जो हाइट है तो अलग अलग भागों में बांटा गया। ओबीसी और जनरल के लिए 165 और SC ST के लिए, है ना, SC ST के लिए 160। मैं यहां लिख देता हूँ 165 और 160। 165 किसके लिए? जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, समझ लें, जनरल और ओबीसी के लिए। और 160 SC ST के लिए। और महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी सब कुछ सेम है। हाई जंप 4 फीट सभी कैटेगरी के लिए, पुरुष के लिए। लॉन्ग जंप 12 फीट सभी पुरुषों के लिए। रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट में सभी पुरुषों के लिए। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला होने वाला है, 16 फीट आपसे दूर फेंकाया जाएगा सभी पुरुष के लिए, है ना, सभी कैटेगरी के लिए। इधर महिला की बात करते हैं तो हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 3 फीट लॉन्ग जंप, 9 फीट 3 फीट हाई जंप, 9 फीट लॉन्ग जंप और 1000 मीटर 6 मिनट में रनिंग करना होगा। और 12 पाउंड का गोला आपको फेंकना पड़ेगा 10 फीट तक। ये हो गया महिलाओं के लिए हाइट 155। और पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष की हाइट ना 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। जनरल ओबीसी के लिए 165 और SC ST के लिए 160। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजी। बिहार द्रोह की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे और अंतिम चरण तक फिजिकल तक पहुंच पाएंगे और फाइनल रूप से मेरिट में नाम ला पाएंगे और फाइनली सिलेक्शन ले पाएंगे। देखो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं द्रोह की तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आराम से चुपचाप कोई अच्छे टीचर को पकड़ लीजिए, है ना, कोर्स इनरोल करवा लीजिए कहीं से भी। हालांकि हमारा भी जो कोर्स अभी जो यूट्यूब पर जो फ्री पढ़ाया जा रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है। इकोनॉमिक्स का बेस चल रहा है, हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री का चल ही रहा है। उसके बाद क्वालिटी भाग 4 तक कंप्लीट करवा दिया, 4 के A तक कंप्लीट करवा दिया गया, भाग 5 में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस चल रहा है। तो पहला नंबर तो आप बढ़िया से कोई अच्छे कोर्स को इनरोल करवा लीजिए, अच्छे टीचर के पास कोई पकड़ लीजिए। दूसरी बात,
अब सिलेबस को समझिए, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस को समझिए और सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपका लीजिए, क्या सिलेबस होने वाला है, और बगल में मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको चिपका लीजिए। मतलब आपको सिलेबस देखना और गहराई से देखना किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ये तो आपने यहाँ पे चिपका दिया। अब जैसे ही आप थोड़ा धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करोगे, जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो है ना, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो अब जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, तो वैसे वैसे आप क्या करना, क्वेश्चन बैंक को पलटना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब कि टिक लगानी। अब जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखना, समझने की कोशिश करना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे पढ़ते हो कि बताओ यूरोपियन का आगमन कब हुआ था, तो पहला पुर्तगाली आया था, पुर्तगाल से आने वाला प्रथम व्यक्ति था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि बताओ पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तर भारत पर किसका शासन चल रहा था। तो ये पुर्तगालियों का आगमन या यूरोपियन का आगमन दक्षिण भारत में हुआ था ना। ये जो पुर्तगाली से जो आने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा कहाँ आया था, दक्षिण भारत में आया था, केरल का आया था, मालाबार तट पे आया था। तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था, उत्तर भारत में उसमें दिल्ली सल्तनत का मतलब अंतिम लोधी वंश का शासन चल रहा था। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब ब्रिटिश आगमन के समय है ना, ब्रिटिश आगमन कब हुआ था, 1608 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में उस कंपनी का स्थापना हो चुका था। आगमन कब हुआ था, 1608 ईस्वी में। तो आगमन के समय उत्तर भारत मतलब ब्रिटिश आगमन के समय उत्तर भारत पर किसका शासन चल रहा था। आप लोगों ने तो पढ़ लिया कि ब्रिटिश का आगमन 1608 ईस्वी में होता है। तो 1608 ईस्वी में उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था। तो इस प्रकार से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो वैसे वैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, वैसे वैसे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को टिक लगाना। इससे क्या होगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला नंबर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहला नंबर एक अच्छे टीचर को फॉलो करो, एक अच्छे टीचर को फॉलो करो। दूसरा नंबर जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, तो चैप्टर वाइज आप PYQ देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर सोल्व हो रहे तो बढ़िया बात है कि आप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप बढ़िया ट्रैक पे हो आप लोग। तो इस प्रकार से जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करना। अब जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, रिवीजन करना शुरू करो। देखो पहला नंबर रिवीजन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें 1-2 सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक, बिहार, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट है। तब रिवीजन नहीं करोगे तो आपका कैसे मजबूत होगा, मतलब कैसे आपका चैप्टर मजबूत होगा। तो आपको जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका चैप्टर या फिर सब्जेक्ट कैसे मजबूत होगा। तो पहला नंबर, पहले सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस के दायरे में पढ़ाई करना, और साथ जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम का लेवल पर समझ में आएगा कि किस लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई बात समझ में, तो एग्जाम का लेवल आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे मतलब एक प्रकार से आपको फील होगा कि हाँ भाई मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। उसके बाद जैसे आपका मतलब कि जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा, तो मतलब रिविजन भी करना है आपको। आप सप्ताह में 1-2 दिन आपको ऐसा मतलब कि आपको समय निर्धारित करना है कि भाई हमें इस समय में या फलाने दिन हमें सप्ताह में 1 दिन को रिविजन करना है, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, हमें इस दिन रिवीजन करना है। आई बात समझ में, तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब जरूरी है रिवीजन करना। विदाउट रिवीजन का आप मतलब कि सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 1-2 सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट इसमें। तो 4 तो जीएस हो गया ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 7 यही हो गया। फिर स्टैटिक करंट अफेयर हो गया, 8 हो गया। उसके बाद भी हिंदी, फिर मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो और साथ साथ मैथ रीजनिंग लेके चलोगे, तो मैथ रीजनिंग लेके चलोगे तो भाई 8-9 सब्जेक्ट तो ऐसे ही हो गया। लगभग 10 सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। अब सोचो 10 सब्जेक्ट कैसे मतलब कवर कर पाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो लास्ट में आपको एक अच्छे से प्रकाशन को पकड़ के एक अच्छे टीचर के आपको मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट आपको बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा ना, आपके पास एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। आपको तो एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया, एग्जाम का किस तरीके से मतलब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको प्रीवियस ईयर से मतलब क्वेश्चन बैंक से आपको पता चल जाएगा। लेकिन रिवीजन करना है आपको, मतलब कि और बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, तो इसके लिए मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत जरूरी है। आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। एक अच्छे प्रकाशन से पकड़ करके, एक अच्छे टीचर को पकड़ करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो हमारे कुछ इस प्रकार की रणनीति रहनी चाहिए। पहला नंबर क्या करना है, एक अच्छे टीचर को फॉलो करना है, सिलेबस के दायरे में रहकर पढ़ाई करना, और जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो तो PYQ की देखना, PYQ मतलब क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम पैटर्न को समझ में आएगा, मतलब एग्जाम किस तरीके से किस लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा। पहला नंबर अच्छे टीचर को फॉलो करना है, सिलेबस के दायरे में रहकर पढ़ना है, और तीसरा नंबर मतलब कि क्वेश्चन बैंक को देखना है और क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन किस लेवल में पूछे जा रहे हैं। चौथा नंबर रिवीजन करना। रिवीजन मैंने क्या बताया, रिवीजन बहुत जरूरी चीज है, रिवीजन करना। और लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हो, फाइनल तरीके से आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, बिहार दरोगा बनना चाहते हो, तो ये 5 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला नंबर अच्छे मतलब टीचर को फॉलो कीजिए, सिलेबस के दायरे में रहकर पढ़ाई कीजिए, सिलेबस को समझिए। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंप्लीट जैसे
उसके बाद जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है वैसे वैसे पीवाईक्यू को सब करने की कोशिश कीजिए, इससे एग्जाम का लेवल पता चलेगा। चौथा नंबर रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। रिवीजन के बाद अगर 5वां नंबर अगर बात करें तो उसके बाद मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में बहुत जरूरी है। तो रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। तो ये 5 बात आप गांठ बांध लीजिए, अपने वॉल मतलब के स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपका लीजिए, अपने दिमाग पर मस्तिष्क पर लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अगर आप फाइनल तरीके से बिहार दरोगा बनना चाहते हो, है ना, बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये 5 बातों को गांठ बांध लीजिए, ये अपने दिमाग पर मस्तिष्क पर लिख लीजिए या स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए 5 बातों को। 5 स्ट्रेटेजी मेरे बात मान लीजिए। पहला नंबर अच्छे टीचर को फॉलो करना, दूसरा नंबर सिलेबस के दायरे में रखकर पढ़ाई करना, सिलेबस को समझना, और जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होते जाए, सिलेबस कंप्लीट होते जाए, तो क्वेश्चन बैंक को पलट करके सॉल्व करने की कोशिश करना, एग्जाम के लेवल को, क्वेश्चन के लेवल को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चौथे नंबर में रिवीजन बहुत बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते, क्योंकि इसमें 1-2 सब्जेक्ट नहीं है, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट है। तो रिवीजन बहुत बड़ी चीज है, अरे बहुत अच्छी चीज है। तो रिवीजन बहुत बड़ी चीज, तो रिवीजन बहुत जरूरी चीज है। 5वां नंबर मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना चाहिए आपको। तो आज तक इतना ही, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। और हमारा जो फाउंडेशन का जो क्लास है वो चल रहा है, इकोनॉमी का जो चल ही रहा है, मेडावल हिस्ट्री चल रहा है, और साथ ही साथ पॉलिटी भी चल ही रहा है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।